ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोट बोली गई है कि व्हेन यू फील लाइक स्टॉपिंग थिंक अबाउट व्हाई यू स्टार्टेड। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप नहीं बढ़ पा रहे हो आगे, आपकी जो प्रोग्रेस है वो नहीं हो पा रही है या फिर आपसे नहीं हो पा रहा है, तो हमेशा ये सोचिए कि आपने शुरू क्यों किया था, उसके पीछे क्या कारण था। उन रीजंस को फिर से रिकॉल कीजिए, अपने आप आपको मोटिवेशन आ जाएगा। देखिए, बाहर से जब हम जब भी मोटिवेशन लेते हैं तो वो टेम्पररी होता है, लेकिन जो अंदर से मोटिवेशन आता है वो परमानेंट रहता है। और अंदर से जो मोटिवेशन आता है वो हमेशा रीजन पर बेस्ड होता है। क्यों आपने शुरू किया था, क्यों आप कोई भी चीज कर रहे हो, वो जो रीजन है वो आपको कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड रखता रहेगा। इसलिए हमेशा ये ध्यान में रखिए कि जब भी आपको ऐसा लगे कि कुछ नहीं हो पा रहा है, आप हमेशा ये सोचिए कि आपने शुरू क्यों किया था। उस मंजिल को याद कीजिए, अपने आप जो मोटिवेशन है आपके अंदर आ जाएगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों को ही साथ में देखते हैं, जिससे कि आपको एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाए। तो आज हम 28 अप्रैल के जो एडिटोरियल्स हैं उनको कवर करने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक मैप बेस्ड एक्सरसाइज आप सभी के लिए हाजिर है। यहाँ पर आपको ये जो कंट्री है, ये कंट्री कौन सी है पहचानना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है एंड देन वीडियो को रिज्यूम करना है। आप सभी पार्टिसिपेट कीजिए, इससे आप ही का फायदा होगा। और वीडियो शुरू करने से पहले एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज जो है वो लाए जा रहे हैं, जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। मतलब इसमें आपको जितने भी कोर्सेज है GS 1 2 3 4 सभी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में देखने को मिलेंगे। और उसी के साथ साथ फाउंडेशन की तरह है, मतलब आपको और कोई भी सोर्स रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और काफ़ी रिजनेबल प्राइजेस में आपको ये जो कोर्सेस है वो मिलने वाले हैं। मतलब बाकी जगहों पर जितना आपको एक महीने का देना पड़ता है, उससे भी कम में आप एक साल का कोर्स जो है वो एंजॉय कर सकते हो। तो इसीलिए डाउनलोड कीजिए एमएम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो आइए यहाँ पर न्यूज़पेपर पर आते हैं। सबसे पहले द हिंदू जो है उसके एडिटोरियल्स देखते हैं। तो ये अगर हम पेज देखते हैं तो इसमें कुछ एडिटोरियल्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे पेटेंटली लॉन्ग रिजिम, यहाँ पर पेटेंट जो उसके बारे में बात की जा रही है। तो काफ़ी डिटेल में, मतलब ये जो आर्टिकल इसमें जो दिया गया है इसके बियॉन्ड जाकर हम बहुत डिटेल में ये चीज़ को समझने वाले हैं। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है इंडिया में, उसके बारे में डिटेल में सारा सिनारियो जो है वो समझने की कोशिश करने वाले हैं। देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बिगिनिंग ऑफ ग्रीन एरा, तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया क्या क्या कर रहा है, शॉर्ट में इन चीज़ों को हम यहाँ पर समझेंगे। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इस पर जाते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि प्रिग्मेटिक अप्रोच फॉर कोविड 19। अगेन वही है, जो कोविड 19 है उसके लिए क्या क्या, वो सब बहुत बार देखा हुआ है, मतलब नहीं बनता है। देन यहाँ पर लेफ्ट बिग बैटल इन बंगाल, यहाँ पर देखिए जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। माइंड मैप के थ्रू ही मैंने सारी चीज़ें जो है आपके सामने लाई हुई है, इसलिए बार बार उसको देखने में कोई मतलब बनता नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हर रोज़ लेक्चर जो है वो देख रहे हो, एक भी लेक्चर आप मिस नहीं कर रहे हो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। देन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये वाला जो एडिटोरियल है, ये वाला एडिटोरियल हम यहाँ पर देखेंगे, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस की, तो इंडियन एक्सप्रेस में हमें सबसे पहले तो एक्सप्लेन सीरीज जो है वो देखने को मिलती है। और एक्सप्लेन सीरीज अगर हम देखते हैं तो उसमें सबसे पहले सीटी वैल्यू जो है कोविड टेस्ट में वो देखने को मिलता है। अब देखिए सिटी वैल्यू क्या है, अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जनरल अवेयरनेस पर्सपेक्टिव से देखें तो सिटी वैल्यू जो है वो, अगर आपने कोविड टेस्ट करवाया है तो आपको पता होगा, अगर आपको कोविड हुआ है तो आपको पता होगा सिटी वैल्यू जो है वो भी आपके रिपोर्ट में नीचे देखने को मिलती है। अगर ऐसा नॉर्मली बोला जाता है कि 35 के ऊपर अगर वो है, वैल्यू है, तो मतलब आप जो है वो नेगेटिव हो। लेकिन अगर 35 की जनरली, हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 35 के ऊपर है तो नेगेटिव ही होगा, ज़रूरी नहीं है। लेकिन इन जनरली ऐसा कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये एक्चुअल में वायरल लोड बताती है कि आप पर वायरल लोड कितना है। ऐसा बोला जाता है कि 20 जो है उसके नीचे नहीं रहना चाहिए, मतलब 20 के अगर नीचे है तो वायरल लोड काफ़ी ज़्यादा है और हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा फैले। और ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ही सीवियरिटी नहीं बताता है कितना सीवियर है, यहाँ पर सिर्फ वायरल लोड के बारे में पता चलता है। सीवियरिटी जो है उसके लिए हम सिटी स्कैन करवाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है सिटी स्कैन से। सिटी स्कैन एंड सिटी वैल्यू इज डिफरेंट। सिटी स्कैन स्कोर जो है वो आपके चेस्ट में सिटी स्कैन किया जाता है, देन उसके बाद जो स्कोर है वो निकाला जाता है। तो अगर मैं मेरा बताऊं तो मेरा जो कोविड टेस्ट आया था, जब पॉजिटिव आया था, उस टाइम पर मेरा जो स्कोर था, सिटी वैल्यू थी, वो 23 थी। तो मतलब इतना भी कोई डरने वाली बात नहीं थी, सिटी वैल्यू जो है इतनी ज़्यादा नहीं थी। एंड इनफैक्ट यहाँ पर अगर देखा जाए सिटी वैल्यू एंड सिटी स्कोर के बारे में अगर हम देखते हैं तो वो 25 आउट ऑफ रहता है। और उसमें अगर आप देखोगे तो 8 तक माइल्ड कंसिडर किया जाता है, लेकिन 8 से अगर ऊपर हो जाए तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होते हैं।
तो यहाँ पर ये सारा सिनारियो हमें देखने को मिलता है। बाकी आप देखोगे तो बाकी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद बिहाइंड ईयू लीगल एक्शन अगेंस्ट एस्ट्राजेनेका, तो ये जो है ये हम इसके बारे में देखेंगे। देन ऑक्सीजन जो है फ्रॉम स्टेरलाइट कॉपर, तो ये आप देखोगे तो मतलब परमिशन जो है वो दी गई है कि ठीक है आप ऑक्सीजन जो है यहाँ पर निकाल सकते हो, जो काफ़ी टाइम से बंद है, वहाँ पर प्रोटेस्ट वगैरह ये सब चल रहे हैं, तो ऑक्सीजन वहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एडिटोरियल पेज की, तो यहाँ पर ये जो एडिटोरियल पेज है इसमें अगेन वैक्सीन जो है उसके बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। यहाँ पर आप नो कंट्री फॉर वुमेन, तो ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखेंगे क्योंकि एक रिपोर्ट जो है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, तो डिटेल में उस रिपोर्ट को देखेंगे जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आई है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इस पर जाते हैं, देखिए इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल जो हमारे CGI हैं उसमें विमेन जो है वो नहीं बन रही है, उसके बारे में बात की जा रही है, अगेन वही विमेन का जो मसला है। देन ये अगर हम देखते हैं तो अगेन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो है लेट्स गो आउट ऑफ सिलेबस। देखिए बेसिकली एग्जाम के बारे में बात की जा रही है कि हमारा जो नॉर्मल सी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो नहीं आ रही है कोविड की वजह से। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बताई है कि जैसे कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, स्टूडेंट जो होते हैं वो यहाँ पर आप देखोगे क्या वो इक्वल है, मतलब एक जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है एंड एक जो प्राइवेट स्कूल में हाई क्लास में पढ़ रहा है, भले ही दोनों का सिलेबस सेम है, भले ही दोनों सेम तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी दोनों अनइक्वल है ना। तो ये यहाँ पर पहली चीज़ बोली गई। दूसरी चीज़ वहाँ पर बोली गई कि यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ देखना कि जब भी यहाँ पर एग्जाम्स वगैरह हो रही है तो एग्जाम्स किस तरीके से हो रही है, बेसिकली साइकोलॉजी जो उनकी ख़राब कर रही है ना, साइकोलॉजी जो है साइकिक एंजाइटी उनमें क्रिएट कर रही है, तो वो यहाँ पर चीज़ें जो है बताई गई है, तो ये दूसरी चीज़ हो गई। देन उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर एग्जाम सेंट्रिक एजुकेशन जो है ये हमें यहाँ पर अच्छे रिजल्ट जो है वो नहीं देता है, तो एग्जाम सेंट्रिक एजुकेशन जो है वो नहीं रहना चाहिए, उससे हमें थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई है जो एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो इतनी कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से देखने को नहीं मिलती है। तो आइए यहाँ पर एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर पेटेंटली रॉन्ग रिजिम। अब देखिए ये जो टॉपिक है ये टॉपिक बेसिकली पेटेंट के बारे में बात करता है। पेटेंट कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्या उसका महत्व है और बेसिकली कंट्रोवर्सी चल क्या रही है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए यहाँ पर जो द हिंदू है उसका एडिटोरियल यहाँ पर हम ले रहे हैं अ पेटेंटली रॉन्ग रिजिम, तो इसमें सारी चीज़ें पेटेंट के बारे में हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। तो कॉन्टेक्स्ट जो है हमें देखने को मिलता है ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रूल जो है वो यहाँ पर लीथल बैरियर्स क्रिएट कर रहे हैं राइट टू एक्सेस हेल्थ केयर के लिए। क्या होता है कि यहाँ पर इंटेलेक्चअल प्रॉपर्टी राइट्स मतलब क्या है कि अगर मैंने कोई चीज़ ऐसी बनाई है, समझ लीजिए अगर कैंसर जो है उसकी कोई वैक्सीन वगैरह निकल नहीं रही है, कैंसर के लिए कोई जो इलाज है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फर्ज कीजिए कि अगर कोई डॉक्टर है उसने अगर वहाँ पर कैंसर की वैक्सीन जो है वो निकाल ली, ठीक है, तो अब वो सिनारियो में क्या होगा कि वो उसको अपना नाम जो है वो दे देगा, अपना नाम दे देगा और वो यहाँ पर बोल देगा कि हाँ ये कॉपीराइट है मेरे तरफ से, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उसको मिल जाता है। अब उसके इजाज़त के बगैर या फिर जब तक वो उस चीज़ को किसी को बेचता नहीं है तब तक कोई और वो चीज़ ना बना सकता है ना इस्तेमाल कर सकता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो क्या है ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रूल है, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे कोविड वैक्सीन जो है वो जो बना रहे हैं USA में जो बना रहे हैं, अब वो इंडिया में वही सेम चीज़ें इस्तेमाल करके नहीं बना सकते हैं, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना, या फिर उनसे पैसे देकर वो चीज़ जो है वो लेनी पड़ेगी, तब जाकर हम यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो बना सकते हैं। तो मतलब बेसिकली क्या है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रूल है ये हेल्थ केयर एक्सेस में काफ़ी बड़ा रोड़ा बैरियर जो है यहाँ पर बन रहा है, ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं थोड़ा बैकग्राउंड की, तो बैकग्राउंड में जाना यहाँ पर ज़रूरी है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ऑन October 2 लास्ट ईयर, अगर हम लास्ट ईयर की बात करते हैं तो October 2 को इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ने एक ज्वाइंट पिटीशन सबमिट किया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आप सभी को पता है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया की जो यहाँ पर ट्रेड से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स है उसको देखती है। यहाँ पर उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पर टेम्पररी सस्पेंशन जो है वो होना चाहिए अंडर 1995 अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो ट्रिप्स है उससे रिलेटेड, जिससे क्या है कि यहाँ पर जो समझ लीजिए जो वैक्सीन्स है उसका यहाँ पर खुलेआम जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर बाकी कंट्रीज कर सकती है, क्योंकि इतने बुरी अवस्था से यहाँ पर जो वर्ल्ड है वो गुजर रहा है कोरोना की वजह से। भारत में तो सबसे वर्स्ट हिट हमें देखने को मिल रहा है सेकेंड वेव, इसलिए आप सभी से दरख्वास्त है कि घर में रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए और देखते रहिए मयूर मोगरे चैनल और डाउनलोड कीजिए MM Academy ऐप, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं
तो जो हमारा ट्रिप्स है वो यहाँ पर क्या करता है, वो यहाँ पर एक प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, प्रोटेक्शन देता है कि अब कोई भी ये चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, है ना। कोई भी जो पर्टिकुलर चीज़ है जिसमें यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्टर किया गया है, तो वो अब इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक बैरियर खड़ा हो रहा है कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए, है ना। अब इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग जो इंडिया और अफ्रीका ने यहाँ पर जो दिया है, प्रस्ताव दिया है कि ऐसा होना चाहिए, तो बहुत सारी कंट्री जो उन्होंने समर्थन किया है कि हाँ यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जिन्होंने इसको ब्लॉक कर दिया, इस मूव को ब्लॉक कर दिया, कंटिन्यूसली ब्लॉक करते आ रहे हैं। जैसे कि यूएसए हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, कंटिन्यूसली ब्लॉक, क्योंकि उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना। अगर वो यहाँ पर खोल देते हैं तो उनके जो लोग हैं जो यहाँ पर इतनी मशक्कत करके ये सारी चीजें बना रहे हैं, वो सरकार को जीने देंगे क्या? नहीं जीने देंगे, सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो ब्लॉक करते जा रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट जो है ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये क्या है, ट्रिप्स जो है बेसिकली क्या है। तो ये अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि इट इज़ बेसिकली एन अग्रीमेंट जो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर फॉर्म करता है। मतलब इसमें पेटेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, कॉपीराइट्स हमें देखने को मिलते हैं, ट्रेडमार्क देखने को मिलते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देखने को मिलता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन देखने को मिलता है, ट्रेड सीक्रेट्स देखने को मिलते हैं, है ना। ये सभी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये डिटेल में हम आगे देखने वाले हैं। ये फोर्स में आया था 1995 में, और ये बाइंडिंग है ऑल द मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स हैं, बाइंडिंग है ये चीज़। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडिया में, तो ये आप सबसे इंपॉर्टेंट पहलू आता है इस वीडियो का कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है इंडिया में किस तरीके का है। क्योंकि आपको सीधा सवाल इस पर आ सकता है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड कई सारी कॉन्ट्रोवर्सी चलती रहती है, डेटा लीक से रिलेटेड कॉन्ट्रोवर्सी चलती रहती है, और इंडिया पर काफ़ी वॉच जो है वो अलग अलग कंट्रीज का रहता है, खासकर यूएसए का अगर हम देखते हैं, क्योंकि ऐसा उनका बोलना है इंडिया हमेशा इस चीज़ को ब्रेक करता रहता है ना। तो यहाँ पर इसीलिए इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसको डिटेल में समझना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते थे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये क्या है, ये क्रिएशन ऑफ माइंड है। मतलब इसमें इन्वेंशन हो सकता है, लिटरेरी हो सकती है, आर्टिस्टिक वर्क हो सकता है, डिज़ाइन या सिम्बॉल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर मैंने कोई ऐसा इन्वेंशन कर लिया, जैसा मेरा एक फ्रेंड है, मेरे एक फ्रेंड ने अभी क्या किया है, जो मेरा मतलब कॉलेज में साथ में पढ़े हैं, तो उसने क्या किया है, अभी उसने ऐसा ऑक्सीजन जो है उसकी इतनी कमतरता चल रही है, तो उसने एक पोर्टेबल ऑक्सीजन जो है वो बनाया। अभी हाल ही में नितिन गडकरी जो है उन्होंने वहाँ पर विजिट की उसको, जो उसने वहाँ पर बनाया हुआ है, छोटा सा है, पोर्टेबल है, कहीं भी आप लेकर जा सकते हो। तो ये क्या होता है, ये एक इन्वेंशन उसने किया हुआ है ना, एक आर्टिस्टिक वर्क है, लिटरेरी है, डिजाइन एंड सिंबल्स। तो ये सारा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हमें देखने को मिलता है, मतलब कुछ क्रिएट आप कर रहे हो, कुछ नया बना रहे हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अगर हम देखते हैं, एक्सक्लूसिव राइट है जो यहाँ पर लोगों को दिया जाता है, और ये लॉ से प्रोटेक्टेड है। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने कोई चीज़ बनाई है और फिर वो कोई और इस्तेमाल कर रहा है, मतलब एक तो उसने रजिस्टर कर दिया है लेकिन और कोई इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचता है। नहीं, वो सीधा कोर्ट जो है उसके दरवाजे खटखटा सकता है कि देखो यार ऐसा ऐसा हुआ है, तो लॉ से प्रोटेक्टेड है ना। तो ये चीज़ हमें देखने ओवर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए हो गया, ऐसा भी इजाज़त होनी चाहिए कि कुछ समय बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ समय बाद ये हो सकता है, तो ये भी इजाज़त देनी चाहिए, है ना। मतलब कोई किसी ने एक दवाई बना ली, ये दवाई जो है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर उसकी हो गई, तो समझ लीजिए अगर 10 साल के लिए उसको ये दिया गया है कि 10 साल तक सिर्फ आप बेच सकते हो, जिसको भी बेचना है, जितने प्राइस में बेचना है आप बेच सकते हो। फिर 10 साल के बाद यहाँ पर ये जो दवाई है फिर अब ये जनरलाइज हो गई, मतलब ये जनरल कीमत में जो है बेची जाएगी। लेकिन फिर मोस्टली ये लोग क्या करते हैं, ये लोग थोड़ा और उसमें चेंजेस लाकर और उस पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थोप देते हैं, मतलब सेम ही है, थोड़े इंग्रेडिएंट चेंज करके, तो और अब ये उनका ऑफिशियल राइट्स हो गए। तो ये चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपको समझ में आ गया बेसिकली क्या है। अब इसके टाइप अगर हम देखते हैं तो टाइप कौन कौन सा आता है, सबसे पहले तो हमें पेटेंट देखने को मिलता है। पेटेंट, अगर आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर इसके ऊपर कितने सारे पेटेंट्स होते हैं, है ना, इसके कितने सारे पेटेंट्स होते हैं। तो ये जो है पेटेंट, तो ये क्या है ना, क्या है क्या ये चीज़। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो है कैपेबल है इन कमर्शियल अप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पर कमर्शियल एप्लीकेशन में होता है कि इन्वेंशन किसी ने कुछ किया हुआ है। मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या है, आमिर खान जो 3 इडियट्स है 2008 में मूवी आई थी, आई थिंक 2008 में आई थी, और उस टाइम पर अगर आप देखोगे 2008 या 12, पता नहीं एग्जैक्टली कब आई थी। तो ये जो 3 इडियट्स मूवी आई थी उस टाइम पर मुझे भी पेटेंट का मतलब नहीं पता था, तो मैंने भी यहाँ पर सर्च किया था, गूगल पर सर्च किया था कि पेटेंट क्या होता है ना। देन मुझे पता चला अच्छा कुछ इन्वेंशन जो हम कर रहे हैं वो बेसिकली यहाँ पर पेटेंट में आता है। तो यहाँ पर इन्वेंशन जो है वो जो होता है उसको ग्रांट किया जा रहा है, उसको हम पेटेंट कहते हैं, देन वो रजिस्टर करता है। कैपेबल है कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, कमर्शियल एप्लीकेशन जो उसके लिए भी यहाँ पर होना चाहिए।
अब जैसे मेरा फ्रेंड है जिसने जो अभी ऑक्सीजन पोर्टेबल ऑक्सीजन का यहाँ पर बनाया हुआ है, तो वो अगर पेटेंट यहाँ पर कर लेता है, देन उसके बाद क्या हो जाएगा, कमर्शियल एप्लीकेशन जो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है ना। ये 20 साल के लिए दिया जाता है, 20 ईयर्स के लिए दिया जाता है। एंड मिनिस्ट्री ऑफिस एक्ट जो यहाँ पर हमें इन्वॉल्व देखने को मिलते हैं, उसमें हमें देखने को मिलता है डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, ऑफिस कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क एंड एक्ट अगर हम देखते हैं तो पेटेंट्स एक्ट 1970 जो अमेंड किया गया 2005 में, तो ये हमें देखने को मिलता है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो डिजाइन, डिजाइन बेसिकली क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो यहाँ पर अलग अलग डिजाइन बनाए गए हैं, है ना। यहाँ पर आप देखोगे जो डिजाइन बनाए गए हैं, अलग अलग डिजाइन हो सकते हैं, मतलब कोई बॉटल का शेप हो सकता है, कोई एक ट्रेडमार्क हो सकता है, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है जो हमें इसमें देखने को मिलता है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं इसमें, हमें देखने को मिलता है फीचर जो होते हैं उसमें हमें शेप्स, पैटर्न, ऑर्नामेंटेशन, कॉन्फ़िगरेशन, कंपोजिशन ऑफ कलर और लाइन, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब इसमें अगर हम मिनिस्ट्री एक्ट, मतलब देखिए सारी चीज़ें इन्वेंशन ही है, इसीलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ रहा है कि उसने कुछ इन्वेंट किया है, उसने कुछ नया किया है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसमें अगर हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफिसेस, तो ये सारे मिनिस्ट्री ऑफिस एक्ट जो है, एक्ट डिज़ाइन एक्ट 2000 है, हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ऑफिस यहाँ पर कंट्रोल जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, डिपार्टमेंट वही है प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है ट्रेडमार्क्स। अब यहाँ पर आप देखोगे डिफरेंट ट्रेडमार्क्स जो टाइप होते हैं, यहाँ पर इसने नाम जो है यहाँ पर रखा गया है, शेप इस तरीके का है ना। देन यहाँ पर स्लोगन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, सिंबल इस तरीके का हमें देखने को मिल रहा है, तो ये सभी यहाँ पर ट्रेडमार्क में आता है, जिससे उसकी पहचान हमें देखने को, तुम हुस्न परी तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवां, सौंदर्य, हाँ समझ में आ गया ना कौन सा है। तो ये जो है ये ट्रेडमार्क्स होते हैं कि हमें सुनकर पता चल जाए, हमें देखकर पता चल जाए, तो ये सब ट्रेडमार्क्स होते हैं, बराबर है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें देखने को क्या मिलता है, यूनिक मार्क जो ग्राफिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट जो है वो किया जाता है, ठीक है। अब इसमें टाइप अगर हम देखते हैं, शेप ऑफ गुड जो होते हैं, जहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है, साइन जो होती है ना, मतलब ये गुड जो होते हैं उनको यहाँ पर डिस्टिंग्विश करने के लिए काम आता है। तो बहुत सारे लोग जो है नाइकी, है ना, नाइकी, NYKE, है ना, देन रिबॉक, REEBOK, मतलब क्या होता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो अलग अलग जो वर्ड्स है, जो फेक भी है, अलग अलग वर्ड्स यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग जो साइंस है इस्तेमाल करते हैं। नाइकी का अगर इस तरीके का है तो कोई लोग जो है वो इस तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे, कोई लोग जो है वो इस तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, क्योंकि अगर सेम इस्तेमाल करेंगे तो कॉपीराइट में आ जाएगा, है ना। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें अगर हम मिनिस्ट्री ऑफिस एक्ट अगर देखते हैं तो ये सभी अगेन हमें वही सारे एक्ट देखने को मिलते हैं, ये बस ये एक्ट जो है ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 हमें देखने को मिलता है। देन हम आते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन तो आप सभी को पता ही है काफ़ी अच्छे तरीके से, क्योंकि इंडिया में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स दिए जाते हैं। अब यहाँ पर जो गुड्स है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इंडिकेशन दिया जाता है, ये पर्टिकुलर टेरिटरी से बिलोंग कर रहे हैं, ओरिजिनेट कर रहे हैं, है ना। ये यूनिक है वहाँ पर उनकी क्लाइमेट की वजह से, सॉइल की वजह से, या नेटिव एफर्ट्स की वजह से। तो पर्टिकुलर कोई ज्योग्राफिकली वहाँ से हमें बिलोंग होता हुआ देखने को मिलता है। अब ये दे कैन बी एग्रीकल्चरल, नेचुरल, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, कुछ भी हो सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो कंटिन्यूसली दिए जाते हैं। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये 10 साल के लिए दिए जाते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स, ठीक है। ये भी एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड देन यहाँ पर मिनिस्ट्री जो इन्वॉल्व है, ये सारी मिनिस्ट्री एक्ट ऑफिस जो है वो हमें देखनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बरा। ये इसलिए मैंने यहाँ पर लाया है, मजाक में नहीं लाया है कि हाँ चलो यार कुछ डाल देते हैं, कुछ डालना है, तो ऐसा नहीं है, इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कॉपीराइट, अब कॉपीराइट जो है वो आता है यहाँ पर। कॉपीराइट अगर आप देखोगे तो इसमें हमें देखने को मिलता है लोग जो क्रिएट कर रहे हैं कुछ लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, ऐसा होता है ना कि कोई मूवी है, समझ लो साउथ की कबीर सिंह मूवी है, तो अब वो अगर यहाँ पर रीमेक उसका बनाना है तो उनको पहले वो खरीदना पड़ता है। कोई किताब है, ठीक है, तो वो किताब जो है वो खरीदना पड़ेगा, तब जाकर उसे मूवी जो है वो बना पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसमें राइट टू रिप्रोड्यूस है ना, उसमें ये भी आता है कि अगर रिप्रोड्यूस किसको करना है, रीमेक जो हमारी मूवीज़ बनती है, तो उसमें भी कॉपीराइट पहले खरीदना पड़ता है। यहाँ पर ट्रांसलेट अ वर्क, ये सब कुछ होता है। इसमें अगर आप देखोगे जो मिनिस्ट्री एक्ट ये सब इन्वॉल्व होती है, तो ये सारी मिनिस्ट्रीज उसमें हमें देखने को मिलती है। देन उसके बाद आता है सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन। इसमें अगर आप देखोगे तो हमें देखने को मिलता है ये इनोवेशन जो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन में आता है। इसमें बेसिकली मिनिस्ट्रीज एक्ट जो इन्वॉल्व है, यहाँ पर एक्ट आता है सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन एक्ट 2000, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन एंड फार्मर्स राइट।
तो यहाँ पर फार्मर्स राइट आप सभी को पता है, प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन एंड यहाँ पर फार्मर्स का राइट। देखिए प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन जो है वो तो दिया जा रहा है कि अलग अलग जो प्लांट की ब्रीडिंग होकर उसमें जो बनाया जाता है, जैसे लेज जो है वो एक अलग प्रकार का आलू जो है उसका इस्तेमाल करता है ना। तो एक कंट्रोवर्सी यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। तो इसके तहत अगर हम देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो फार्मर्स हैं उनके भी अधिकारों को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा रहा है। नहीं तो फार्मर्स जो है वो अगर उगा ही ना पाए तो फिर मतलब क्या बनता है, तो उनके भी अधिकारों को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है। तो ये अगर आप देखोगे तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि फार्मर को यहाँ पर प्लांट ग्रो एक्सचेंज एंड सेल यहाँ पर पेटेंट प्रोटेक्टेड क्रॉप जो है वो देखने को मिलता है। सिर्फ यहाँ पर बात ये है कि वो ब्रांडेड सीड्स जो है वो यहाँ पर सेल जो है वो नहीं कर सकते, ये ब्रांडेड सीड से करके, ठीक है, उस तरीके से सेल नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रोल जो है फार्मर का एज अ कल्टिवेटर, एज अ ब्रीडर एंड एज अ कंजर्वर, इस तरीके से ये यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं इंडिया जो है वो सिग्नेटरी है काफ़ी सारे WIPO एडमिनिस्ट्रेटेड इंटरनेशनल ट्रीटीज़ का। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में कि इंडिया जो है कौन कौन सी इसको मतलब इसमें आता है, सिग्नेटरी है। तो ये सारे सिग्नेटरीज हमें देखने को, बुदापेस्ट ट्रीटी हो गया, पेरिस कन्वेंशन हो गया, बैन कन्वेंशन हो गया, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी हो गई। देन उसके बाद यहाँ पर प्रोटोकॉल रिलेटिंग, है ना, देन वाशिंगटन ट्रीटी हो गई, नैरोबी ट्रीटी हो गई, माराकेश ट्रीटी हो गई। तो ये सारी ट्रीटीज जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। देन IPR जो है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो IPR इंपॉर्टेंट क्यों है, बट ऑब्वियसली कि ये इनोवेटिव स्पिरिट जो है उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करता है ना। जो भी इनोवेटिव स्पिरिट है, अगर अगर यहाँ पर समझ लीजिए मुझे कोई अपना क्रेडिट मिल ही नहीं रहा है तो मैं यहाँ पर कोई इनोवेशन करूंगा ही क्यों, है ना। तो यहाँ पर क्या है, इनोवेटिव स्पिरिट जो है उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी करता है क्योंकि लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अपना कुछ बढ़ावा करने के लिए यहाँ पर इनोवेशन जो है काफ़ी मोटिवेटेड तरीके से करते हैं, जिससे क्या होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि बेचकर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो होगी। इन्वेस्टमेंट जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो भी हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स अगर हम देखते हैं तो प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलता है सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, ठीक है। इंडिया परस्पेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो प्रॉब्लम्स विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, यहाँ पर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उस पर सेट नहीं होना, वॉच डॉग पर रहना। देन यहाँ पर डेटा प्रिवेसी, है ना। यहाँ पर इंडिया जैसे मैंने आपको कहा हमेशा वॉचिंग लिस्ट में रहता है कि यहाँ पर कुछ गलत कर देगा, इंडिया जो है वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। इन्फोर्समेंट जो है कॉपीराइट एक्ट का वो इंडिया में इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। एंड यहाँ पर डेलिबरेटिव प्लेटफॉर्म जो है वो भी यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलते, जिससे कि समस्याएं जो है वो क्रिएट हो जाती है। अब वे फॉरवर्ड जो इसका क्या हो सकता है, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं वे फॉरवर्ड में तो हमें देखने को मिलता है कि ये बैकअप रहना चाहिए विद स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट मतलब जो इनोवेशन है वो कर ही नहीं पाएगा। तो ये सबसे पहले रहना चाहिए। देन यहाँ पर ओपननेस, शेयरिंग एंड एक्सेस नॉलेज जो है वो यहाँ पर इशू जो है इसके एड्रेस किए जाने चाहिए। कोई भी यहाँ पर एक्सेस कर लेगा, कोई भी यहाँ पर बना लेगा, कोई भी यहाँ पर इसको चुरा लेगा तो उसमें मतलब नहीं बनता है। देन उसके बाद इनोवेशन इकोसिस्टम जो है उसमें अटल इनोवेशन मिशन रहना चाहिए, स्टार्टअप इंडिया रहना चाहिए, है ना। इसको यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। स्किल्ड मैन पावर जो उसकी शॉर्टेज हमें देखने को मिलती है तो ये यहाँ पर इंप्रूव किया जाना चाहिए, क्योंकि स्किल्ड मैन पावर की इंप्रूवमेंट होगी तो अपने आप यहाँ पर चीज़ें जो है और ज़्यादा इनोवेशन निकलेगा। स्पेशल कोर्ट जो है एजुकेशन के लिए वो रखना चाहिए, जिससे कि फास्ट इसका रिजोल्यूशन जो है वो हो सके, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब आपको कोई भी सोर्स, कोई भी और चीज़ यहाँ पर रेफर करने की जरूरत नहीं है इस चीज़ के लिए, ठीक है। आइए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है ग्रीन एरा। तो शॉर्ट में देख लेते हैं बेसिकली क्या है। तो कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है, कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए सऊदी अरेबिया जो है उसने सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव एंड मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव जो है ये लॉन्च किया है। तो इसके तहत यहाँ पर क्या हमें देखने को मिलता है, एम क्या करता है, ये एम करता है कि यहाँ पर जो वेजिटेशन कवर है उसको यहाँ पर बढ़ाया जाए, कार्बन इमिशन जो उसको रिड्यूस किया जाए, पोल्यूशन को यहाँ पर कॉम्बैट किया जाए, लैंड डिग्रेडेशन को यहाँ पर कॉम्बैट किया जाए, मरीन लाइफ जो उसको यहाँ पर प्रिजर्व किया जाए। तो ये सारी चीज़ें ये एम करता है। प्लस एक्शंस अगर हम देखते हैं तो एक्शंस में हमें देखने को मिलता है कि 50% सऊदी जो एनर्जी है रिन्यूएबल्स से यहाँ पर ली जाए, जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको हम यहाँ पर प्रमोट कर सके। प्लस यहाँ पर 10 बिलियन ट्रीज जो है वो यहाँ पर प्लांट किए जाए किंगडम में, है ना, जिससे कि क्या है कि और यहाँ पर फॉरेस्ट कवर जो है वो इंक्रीज हो सके। देन यहाँ पर सऊदी अरेबिया जो है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ काम करेगा उन कंट्रीज़ के साथ, जिससे कि एडिशनल 40 बिलियन ट्रीज जो है वेस्ट एशियन रीजन में यहाँ पर लगाए जाएंगे। सऊदी अरेबिया जो है यहाँ पर ऑपरेट करेगा लार्जेस्ट कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन प्लांट पूरी दुनिया का,
एंड सऊदी अरेबिया यहाँ पर एनुअल समिट जो है मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव ये भी यहाँ पर कंडक्ट करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो आइए हम यहाँ पर जानते हैं सीजलेस फ्लाइट के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हंड्रेड्स ऑफ फिशरमैन जो है उनको यहाँ पर पाकिस्तान प्रिजन में जो है वो रखा जाता है, और कोई भी उसका जो सोल्यूशन है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बैकग्राउंड हम देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हुआ क्या है, हुआ बेसिकली ये है कि एक रमेश टोबा सोसा, ठीक है, ये एक इंडियन फिशरमैन है, वो एक लेटेस्ट विक्टिम बना है यहाँ पर इन ह्यूमन स्कीव्ड सिस्टम जो है, जिसमें इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों ही यहाँ पर इन्वॉल्व है। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, जो मतलब हर एक इसकी एक वाटर बाउंड्री होती है ना। अब इस तरफ समझ लीजिए इंडिया का है, इस तरफ समझ लीजिए पाकिस्तान का। अब ये तो वाटर बॉडी है ना, सी ओशन जो भी आप बोलिए। अब यहाँ पर पता कैसे चलता है कि एक तरफ से हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो क्या होता है, श्रीलंका के साइड बोल दीजिए, पाकिस्तान के साइड बोल दीजिए, मोस्टली कई बार ऐसा होता है कि ये जो हमारे फिशरमैन है उस तरफ चले जाते हैं। अब उसके वजह से क्या होता है, इनको अगर पकड़ लिया जाता है देन सीधा उनको जो जेल है उसमें डाल दिया जाता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ है, जो रमेश तोबा सोसा है ये एक इंडियन फिशरमैन है जिनको पकड़ा गया था, एंड देन उनकी यहाँ पर मौत जो है वो हो जाती है मलीर जेल में, ये कराची पाकिस्तान में मई 26 2021 को। अब उनकी बॉडी जो है फिर भी उनकी फैमिली को लास्ट राइट कब करेंगे कुछ मतलब पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़, जबकि उसकी जो सेंटेंस है, उसका जो जेल टर्म है पाकिस्तान प्रिजन में, वो खत्म हो गया था 3 जुलाई 2019 को ही। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पर जो अत्याचार हो रहा है। अब यहाँ पर अग्रीमेंट अगर हम देखते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, इससे रिलेटेड अग्रीमेंट भी हमें देखने को मिलता है। क्या है, इंडिया एंड पाकिस्तान ने अग्रीमेंट साइन किया कंस्यूलर एक्सेस 2008 को। अब इसमें सेक्शन 4 सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 4 अगर हम देखते हैं तो उसमें बोला गया है कि ईच गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड कंस्यूलर एक्सेस विद इन 3 months टू नेशनल ऑफ वन कंट्री अंडर अरेस्ट डिटेंशन और इम्प्रिजनमेंट इन दी अदर कंट्री। मतलब समझ लीजिए कि अगर पाकिस्तान में कोई भारतीय व्यक्ति को डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया गया है, तो 3 महीने के अंदर अंदर इंडिया जो है वो कॉन्सुलर एक्सेस जो है यहाँ पर देगा। अब कॉन्सुलर एक्सेस देने के बाद क्या होता है, वहाँ पर जो ये नेशनलिटी है ये हमें पता चल जाती है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर कुछ गुनाह होना नहीं है तो उसमें कुछ ये किया जाता है, फिर जितनी जेल टर्म हो फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। सेक्शन 5 अगर हम देखते हैं तो दोनों ही कंट्री जो है अग्री करेगी कि यहाँ पर रिलीज एंड रेपरेट पर्सन विद इन 1 month ऑफ कंफर्मेशन ऑफ देयर नेशनल स्टेटस एंड कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस। यहाँ पर जो नेशनल स्टेटस है अगर पता चल जाए, देन उसकी सेंटेंस जो भी दी गई है, 3 महीने की दी गई है, 1 साल की दी गई है, अगर दे उसमें 1 month के अंदर अंदर उसको यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। अब ये जो व्यक्ति हमने देखे जिनकी मौत हुई है उनको 2019 में ही उनका कंप्लीट हो गया था, 2021 में उनकी मौत होती है। मतलब समझ लीजिए कंप्लीट होने के बाद भी उनको यहाँ पर रिहा नहीं किया गया। तो ये तो वायलेशन हो रहा है ना इस अग्रीमेंट का, बराबर है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे लॉन्ग वेट, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं। मोर देन 300 इंडियन फिशरमैन जो है वो पाकिस्तान की कस्टडी में हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर अग्रीमेंट जो है वो टाइम लिमिट यहाँ पर सेट नहीं कर रहा है। न्यूमरस इंस्टेंस ऐसे हुए हैं जिसमें दोनों ही कंट्रीज जो उन्होंने यहाँ पर नेशनलिटी भी कंफर्म नहीं की है। मतलब यहाँ पर जो काउंसिलर है वो एक्सेस नहीं दिया है, जिससे कि नेशनलिटी जो है वो भी कंफर्म नहीं है। कंफर्म ही नहीं हुई है तो फिर वहाँ पर क्या होता है, वो तो फिर चलता रहता है ना कि तुम्हारा देश ही तुमको नहीं दे रहा है ना। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं, व्हाई हैज़ ईयू इनिशिएटेड लीगल एक्शन, जो AstraZeneca है उसके अगेंस्ट में। तो यहाँ पर सबसे सिंपल चीज़ है, 1 मिनट में बताने वाली चीज़ है, जो अलग अलग चैनल्स पर आपने 10-10, 15-15 मिनट उसमें वेस्ट किए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं, यूरोपियन कमीशन जो उसने इनिशिएट किया है लीगल एक्शन AstraZeneca के लिए, शॉर्टफॉल जो है कंपनी के सप्लाई में वो देखने को मिल रहा है यूरोपियन यूनियन को जो वैक्सीन देना है। नहीं, बेसिकली क्या है कि यहाँ पर एक चीज़ होती है कि हमें इतना इतना आप वैक्सीन जो है वो दोगे। अब वो उतनी वैक्सीन नहीं दी गई है तो लीगल यहाँ पर एक्शन जो है वो ली गई यूरोपियन यूनियन की तरफ से, बस इतनी सी यहाँ पर बात है। अब पहले अगर आप देखो कई सारी यूरोपियन कंट्रीज ने टेम्पररी पॉज जो है वो लगा दिया था इस वैक्सीन पर, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा था कई जगहों पर ब्लड क्लॉट जो है वो हो रहे हैं। लेकिन फिर ये बोला गया कि जितनी इफेक्टिव है वैक्सीन उसके कंपैरेटिवली जो यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग हो रही है काफ़ी कम है, तो कंटिन्यू रखो यार, है ना। ये हमें देखने को मिला। तो लीगल एक्शन लॉन्च किया गया है क्योंकि यहाँ पर बोला गया था कि डिलीवर 300 मिलियन डोजेस बाय द एंड ऑफ जून। लेकिन मिड मार्च तक यहाँ पर कंपनी जो उसने शॉर्टफॉल यहाँ पर अनाउंस की कि शॉर्टफॉल है भैया, हम नहीं दे पा रहे हैं। तो ये हमें देखने को मिला। AstraZeneca ने इसके लिए क्या बोला है, AstraZeneca ने बोला है कि कंपनी जो है वो डिलीवर कर लेगी, अपना जो भी यहाँ पर है वो कर लेगी, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो यहाँ पर जो एस्पिरेंट्स है यूपीएससी एस्पिरेंट, उन्होंने भी इस न्यूज़ को इतना ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है नहीं। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एक आर्टिकल की जो इंडियन एक्सप्रेस में हमें देखने को मिलती है। ये है नो कंट्री फॉर विमेन। अब यहाँ पर
ये जो आर्टिकल है ये एक इंडेक्स के बारे में बात करता है, ये एक रिपोर्ट के बारे में बात करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर हम महिलाओं के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, और इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का रैंक जो है यहाँ पर फिसल गया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बात की जा रही है इंडिया के जो रैंक है उसके गिरने की, फिसलने की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है जिसका नाम है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। तो जब हम 21 की बात करते हैं तो इसमें इंडिया का रैंक जो है वो गिरा है 28 प्लेसेस से 28 प्लेसेस। तो आप समझ रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है और कितनी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसके रिगार्डिंग आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहना बहुत ज़रूरी है। कि कई बार आपको ये पूछा जाता है कि कौन ये पब्लिश करता है, ये तो बहुत एमेच्योर क्वेश्चन हो गया। ये हम अभी स्टेट पीएससी के क्वेश्चंस में या फिर ग्रुप सी ग्रुप डी के एग्जाम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूपीएससी अब शायद ये नहीं पूछेगा, या फिर हो सकता है कि रिपोर्ट्स को मैच द पेयर में पूछ ले, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि अब रिपोर्ट के डिटेल में जाने के, है ना, रिपोर्ट के डिटेल में जाकर इस पर क्वेश्चन पूछने के। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहना। इसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले तो आता है अबाउट, है ना, कि ये रिपोर्ट जो है बेसिकली क्या है। इसमें अगर हम देखते हैं अबाउट में तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है, और पब्लिश किया गया सबसे पहले 2006 में। ठीक है, 2006 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, तब से कंटिन्यूसली पब्लिश किया जाता है। बेंचमार्क ऑफ 156 कंट्रीज, ठीक है, 156 कंट्रीज का बेंचमार्क होता है। इसमें क्राइटेरिया कौन कौन सा है, क्राइटेरिया जिस पर देखा जाता है, जिस पर जज किया जाता है, वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो देखिए इसको आप इजीली याद रख सकते हो। सबसे पहले तो जो बेटी है वो पैदा होती है, उसकी हेल्थ एंड सर्वाइवल के रेट क्या क्या है ना, ये पहली चीज़ आ जाती है। देन उसके बाद अगर वो पैदा अच्छे तरीके से हुई, उसकी हेल्थ अच्छी है, तो फिर उसके बाद एजुकेशन उसको किस तरीके से मिलेगा। देन एजुकेशन मिलेगा तो बट ऑब्वियस है कि वो यहाँ पर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन जो उसने यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट देगी, एंड यहाँ पर पॉलिटिक्स जो है उसमें भी यहाँ पर जा सकती है। तो इस तरीके से याद रख सकते हो, मतलब बेटी पैदा हुई, हेल्थ कैसी है, देन उसके बाद एजुकेशन उसने कैसा लिया, देन उसके बाद इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, जॉब वॉब लगी या नहीं, अगर नहीं लगी तो पॉलिटिकल सिनारियो में उसका किस तरीके से पकड़ा है। याद हो गया आपको चारों पैरामीटर, एकदम आसान है। तो अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं इन इंडिकेटर्स की, तो उसके बाद ओवर द इंडेक्स यहाँ पर क्या होता है, हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर जो है 1 दिया जाता है, मतलब इक्वल है यहाँ पर मेल के कंपैरिजन, एंड लोएस्ट मतलब 0 दिया जाता है, मतलब इनइक्वालिटी जो है वो चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले एम क्या है इस रिपोर्ट का। एम है कि यहाँ पर एक ट्रैक जो है, ट्रैक प्रोग्रेस यहाँ पर दिया जा सके, रिलेटिव गैप जो यहाँ पर वुमेन एंड मेन में हो रहा है इन रिलेशन टू हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स। तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो इंडिया की पोजीशन जो है, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट जो आई है उसके तहत इंडिया की पोजीशन हमें किस तरीके की देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो हम ओवरऑल रैंकिंग देख लेते हैं, फिर हम ये जो हमारे इंडिकेटर्स है उसमें जाएंगे। ओवरऑल रैंकिंग अगर हम देखते हैं तो हमें किस तरीके का देखने को मिलता है, वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मर इंडिया जो है वो हमें देखने को मिल रहा है साउथ एशिया में, वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मर, नाउ रैंक्ड 140 अमंग 156 कंट्रीज। आप समझ रहे हो, मतलब एकदम ही नीचे चला गया है, धस गया है पूरा। अब साउथ एशिया में अगर हम बाकी कंट्रीज पर नजर डालते हैं तो हमें देखने को मिलता है बांग्लादेश जिसका रैंक है 65, नेपाल 106, पाकिस्तान 153, अफगानिस्तान सबसे वर्स्ट 156, सबसे लास्ट में हमें अफगानिस्तान देखने को मिल रहा है। भूटान अगर हम देखते हैं तो 130 है, श्रीलंका अगर हम देखते हैं तो 116 है, नेपाल देखिए, बांग्लादेश देखिए, बांग्लादेश ये भी एक जो सेक्युलर कंट्री नहीं है ना, अपनी उस कंट्री का अपना एक पर्टिकुलर रीजन है, स्टिल वहां पर काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, एक एक इंडिकेटर्स देखते हैं। सबसे पहले अगर हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो इसमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इंडेक्स जो है डिक्लाइन हमें देखने को मिला है बाय 13.5 परसेंटेज पॉइंट। स्टिल यहाँ पर रिलेटिवली अगर हम बाकी कंट्रीज देखते हैं तो उसमें अच्छा परफॉर्मेंस इंडिया का देखने को मिल रहा है, मतलब इसमें 51 रैंकिंग जो है वो देखने को मिलती है विमेंस पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एजुकेशनल अटेनमेंट की, तो एजुकेशनल अटेनमेंट में रैंकिंग जो है वो 114 हमें देखने को मिलती है, पर्टिकुलर इंडिकेटर में भी रैंकिंग होती है। देन उसके बाद फाइनल रैंकिंग जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एजुकेशनल अटेनमेंट में ये रैंकिंग है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, तो भाई साहब बहुत ही खतरनाक हालत है, बहुत ही खतरनाक। मतलब इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अगर हम देखते हैं, जेंडर गैप एक्चुअली वाइडन हुआ है इंडिया में बाय 3% दिस ईयर। शेयर जो है वुमेन का प्रोफेशनल एंड टेक्निकल रोल में डिक्लाइन हुआ है टू 29.2%,
ओवरऑल यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर शेयर बोला जा रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं बोला जा रहा है विमेन जो है उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर इंक्रीज ना, शेयर बोला जा रहा है। मतलब बेसिकली अगर इतने लोग एम्प्लॉयड है तो इसमें कुछ विमेन होंगे एंड कुछ मेन होंगे। तो अब यहाँ पर समझ लीजिए अगर 50-50 है तो मतलब 50% लोग जो है, अगर टोटल 100 लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं तो उसमें से 50 जो है वो मेन है, 50 जो है वो विमेन है। अब यहाँ पर शेयर अगर मेन का इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर टोटल 100 ही लोग एम्प्लॉयड है, लेकिन यहाँ पर जो मेन है वो अब 70 हो गए हैं एंड विमेन जो है वो 30 हो गए। तो इसको कहते हैं हम शेयर जो है वो यहाँ पर रिड्यूस हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। 8.9 फर्म जो है कंट्री में टॉप फीमेल मैनेजर्स हमें देखने को, सिर्फ 8.9 फर्म्स। एस्टिमेटेड अर्नड इनकम जो है विमेन की वो ओनली 1/5 ऑफ द मेन, मतलब अगर हम मेन के कंपैरिजन में देखते हैं। एंड बॉटम 10 ग्लोबली ऑन दिस इंडिकेटर, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। देन हम आते हैं यहाँ पर हेल्थ एंड सर्वाइवल इंडेक्स में। तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो वर्स्ट रैंकिंग हमें देखने को मिल रही है 155। मतलब हेल्थ में आप देखोगे तो सबसे बकवास हमें हमारा रैंकिंग जो है वो देखने को मिल रही है सिनारियो में। अब इसमें आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सन प्रेफरेंस का, है ना। मतलब लड़कियां जो है उनको पैदा ही नहीं होने दिया जा रहा है, एबॉर्ट जो है वो कर दिया जा रहा है। पहले सन प्रेफरेंस चाहिए होता है एंड काफ़ी सारे अभी इतने सारे जो गायनोकोलॉजिस्ट के पास सारी मतलब फैसिलिटीज़ आ गई जिससे जो सेक्स मतलब पता चल जाता है कि क्या है, मेल है फीमेल है, वो पता चल जाता है। अभी कल ही मैंने एक वीडियो जो है वो अपलोड किया है सेक्स रेशो के बारे में, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। क्या होता है कि हम अक्सर जाते हैं फैशनेबल न्यूज़ पर कि ये न्यूज़ में क्या होगा, लेकिन जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, वो देखिएगा ज़रूर, क्योंकि जो कंप्लीट सीरीज़ मैं ला रहा हूँ आपके सामने वो कंटेम्प्रेरी इशूज़ पर ला रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स में दोनों पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर हम टॉप 10 कंट्रीज देखते हैं तो हमें कौन क्या देखने को मिलता है, तो ये सारी टॉप 10 कंट्रीज जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। मतलब पहले आइसलैंड है कंटिन्यूसली, मतलब समझ लीजिए कंटिन्यूसली आइसलैंड जो है वो कई सालों से हमें टॉप पर देखने को मिलता है। फिनलैंड, नॉर्वे, देन न्यूजीलैंड आता है, स्वीडन आता है, नामीबिया आता है, रवांडा आता है, ल्यूथिनिया आता है, आयरलैंड आता है, स्विट्जरलैंड आता है। तो ये सारी कंट्रीज जो है वो देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज जो है यहाँ पर मिला होगा और अच्छे तरीके से इस रिपोर्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है मिली होगी। लेकिन अब सवाल ये भी आता है कि जो रिपोर्ट है उसको पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो क्या है उसके बारे में भी तो इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन, ठीक है, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। स्टैब्लिश किया गया 1971 में, नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड यहाँ पर कोई भी स्पेशल इंटरेस्ट से टाइड नहीं है। और बाकी अगर हम इसकी मेजर रिपोर्ट देखते हैं तो हमें इतनी रिपोर्ट जो है मेजर रिपोर्ट देखने को मिलती है। उसमें हमें एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल टूरिज्म रिपोर्ट, ये सब देखने को मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल गई है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी आप ज़रूर किया कीजिए, शेयर करोगे तो मुझे ही मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो वीडियो है वो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिए और लाइक और कमेंट सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।